Alright students, my name is Ritesh Dahiya. I am a BTech in electrical engineering from IIT Delhi और इसके साथ हम चालू कर रहे हैं अपना नीट क्रैश कोर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से, विच इज़ कॉल्ड यूनिट एंड डायमेंशन। ये हम अपने इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का मिनिमम एक सवाल आना आपका पक्का लाजमी है, पक्का आ रहा है और चैप्टर कतई मुश्किल नहीं है, इसको हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। इसी का एक और सेकंड पार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं एरर्स। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट अपने एरर्स वाले सेक्शन के लिए। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट और डायमेंशंस की बात करेंगे। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, सो इसको हम ये कहते हैं कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के लिए, अच्छे से उसको समझने के लिए, लॉज डिफाइन करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं विच आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और सारे फिजिक्स की अपनी इक्वेशन, लॉज, इन सारी और हर चीज़ जो भी हम मेजर करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में मेजर करते हैं। सो व्हेन वी से फिजिकल क्वांटिटी, वी से अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच कैन बी मेजर्ड एंड by which various physical happenings can be explained and expressed in form of laws. This is called physical quantity. तो अपनी physical quantity वो होगी जिसको पहली चीज़ तो हम मेजर कर सकें और उसके टर्म में अपने फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज़ और फिजिक्स के सारे लॉज हम एक्सप्रेस कर सकें। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं रेशो या फिर न्यूमेरिकल ओनली। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं जैसे 2 लीटर पेट्रोल, उसका जो 2 पार्ट है, 2 लीटर पेट्रोल की बात करें तो 2 जो है वो दैट इज़ कॉल्ड आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम फिजिक्स में बात करें। रिलेटिव डेंसिटी जब हम कहते हैं तो ये आपकी दो डेंसिटीज़ का रेशो है। सो डेंसिटी ऑफ आयरन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैल्यू आएगी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ रेशो है। देन आपका स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारे आपके रेशोज़ हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली होएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर या फिर मैग्नीट्यूड जिसमें हो, या फिर इसमें डायरेक्शन नहीं होता है अपना, सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एक यूनिट होगी। जैसे 2 लीटर पेट्रोल में अब 2 और लीटर की अगर हम बात करें तो ये आपकी क्वांटिटी हो गई, जिसमें 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और लीटर आपका यूनिट है। लीटर जो आज से हमें पता है वॉल्यूम का वो है। जैसे मैं बात करूँ, लेंथ है किसी रूम की लेंथ है, किसी टेबल की लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब हो गया 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर आपकी उसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट आती है यहाँ पे वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम अपने अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कितनी दूर जाना है और प्लस किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो आपकी वेक्टर क्वान्टिटीज़ हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ये आपके फिजिकल क्वान्टिटीज़ के 3 टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम ये कहते हैं कि पूरे फिजिक्स को अगर हम डिवाइड करें, पूरे फिजिक्स को हमने कहा है कि 7 क्वांटिटीज़ के बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर फिजिक्स की जो इक्वेशन है, लॉ है या कोई भी आपकी टर्म है, वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। वो उसको हमने कह दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमने कह दिया फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट हो गई। इसके अलावा 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको हम कहते हैं रेडियन एंड स्टेडियन। रेडियन और स्टेडियन ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। सो इन 7 + 2 के बेसिस में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बेसिस पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो अपने फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट से यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ इन्हीं फंडामेंटल के बेसिस पे जब हम फर्दर अपनी अलग अलग यूनिट्स को डिराइव करते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, अगर आपको किसी एक चीज़ का लेंथ नापनी है तो लेंथ तो आपकी फंडामेंटल हो गई। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ यानी कि लेंथ स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया जो आएगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई फंडामेंटल लेंथ के बेसिस पे। नाउ एक और क्वांटिटी हो सकती है जिसको आप कह सकते हैं लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो दिस बिकम्स वॉल्यूम। सो ऐसे फर्दर क्वांटिटी है जैसे मीटर पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं लेंथ पर यूनिट टाइम,
या फिर फोर्स हो गया, ये फोर्स आपने कितना अप्लाई कर रखा है, ये सारी आपकी डिराइव्ड यूनिट है। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल के बेसिस पे वी डिफाइन सो मैनी अदर्स और थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज हम फिजिक्स में इनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सो ओवर द ईयर्स अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हम कंसिडर करते आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको आप कहते हैं CGS। CGS में लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, वेट जो भी आपका मास है उसको हम ग्राम में नापते हैं, और ऐसा आपका टाइम यूनिट हो गया। एक होता है आपका MKS सिस्टम। MKS में हम लेंथ जो उसको मीटर में नापते हैं, और आपका वजन जो हो गया है जिसको हम मास कहते हैं वो किलोग्राम में और सेकंड में हो गया। एक आपका FPS सिस्टम होता है। FPS सिस्टम में हम कहते हैं फुट पाउंड्स सेकंड। तो आपकी लेंथ जो है फुट में नापते हैं, और आपका मास जो है चीज़ों का वो पाउंड में आएगा और आपका सेकंड में आएगा ना। ओवर द ईयर्स इनके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन रहा है। इंग्लैंड में कुछ यूज़ हो रहा है, फ्रांस में कुछ यूज़ हो रहा है, अमेरिका में कुछ यूज़ हो रहा है। सो इनको हमने कंसोलिडेट करके हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। और ये आप पूरे फिजिक्स में दिस इज व्हाट वी ट्राई कि आपका पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में, नॉट एवरीबडी डज इट, बट हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड लेंथ को जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है उसको हम नापेंगे मीटर में। सो सिस्टम इंटरनेशनल या SI यूनिट में हम लेंथ को मीटर में नापेंगे। सिमिलरली मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हो गया। ये हमारे SI यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और केल्विन में भी नापते हैं। तो एक हमें कोई सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करना था, हमने यहाँ पे केल्विन को SI यूनिट डिफाइन कर दिया है। हाल सो अब सारी कैलकुलेशन हमारी SI यूनिट के बेसिस पे होंगी। जितनी अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो SI यूनिट के बेसिस पे डिफाइन की जाएंगी। सो ये कहलाता है अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम ये कहते हैं कि हमें एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अपने को कन्वर्ट करना है, चीज़ें नीट में इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं। सो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मैं उसका सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। राइट। सो N1U1 क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यही यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यही यूनिट है आपकी। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रॉड है, रॉड लगभग इतनी लंबी है और उसकी वैल्यू है 1 मीटर। तो ये आपकी लेंथ हो गई कि उसकी लेंथ 1 मीटर है। नाउ इसी को अब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूँ ये जानना कि ये जो लेंथ है आपकी 1 मीटर में, सेंटीमीटर में कितनी आएगी। सो ये आपकी N1, ये आपकी N2 हो गई। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपका इस वाले केस में U1 तो आपका मीटर हो गया। सेकेंड यूनिट में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपका सेंटीमीटर होएगा। और ये कन्वर्जन हमें पता है कि 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होएगा। सो हम इसी को लिख सकते हैं लेंथ दिस विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दिस कॉल्ड N1U1 N2U2। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें, हालांकि जैसे फोर्स है अपना, फोर्स मुझे दिया हुआ है 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। अब इस 10 न्यूटन फोर्स को एक काम करते हैं सिंपल, उसके लिए इसको हम 1 न्यूटन ही कह लेते हैं। सो 1 न्यूटन फोर्स है। नाउ इस 1 न्यूटन फोर्स को ये अभी देखेंगे तो अपना SI यूनिट या फिर MKS में डिफाइंड है। सो दिस इन SI यूनिट। और इसकी जो अगर हम यूनिट डिफाइन करेंगे तो जो आपका फोर्स है उसको हम लिखते हैं, फोर्स 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मैं आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ इसको। दिस विल बी इक्वल टू मास 1 मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक काम और करते हैं, मास को भी यूनिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स कॉल दिस किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम को 1 मीटर 1 सेकेंड में चलाने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसको आप 1 न्यूटन कहेंगे। नाउ इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना हो अब CGS में, सो नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू CGS सिस्टम। CGS में आएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका ग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा ना। उस केस में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे सो आपका जो फोर्स है उसको जब हम N1U1 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम जो है उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम।
सो आपका 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्योंकि हमने सेकेंड की यूनिट चेंज नहीं की है, MKS या SI में और ये CGS में सेकेंड ही था, सो वो सेम वैल्यू रहेगी। सो नाउ इफ़ यू कैलकुलेट दिस, सो ये आपकी पहले तो N1 ये आप कह सकते हैं ये N1 U1 था, इस बार हमने यहाँ पे N2 और ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी, साथ के साथ हमने यूनिट भी चेंज कर दी। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपका 1 न्यूटन इतने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ना इसको हमने हिस्टोरिकली एक और वर्ड यूज़ किया था जिसको हमने कह दिया था डाइन। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट फाइनली। सो हम कहते हैं फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। सो 10 टू द पावर 5 जो है ये आपका कन्वर्जन रेशो हो गया। तो अगर आपके बाद डायरेक्टली आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे N1 U1 N2 U2 आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई रैंडम यूनिट आए या कोई ऐसी आए जो कि उतनी कॉमन नहीं होती, पॉपुलर नहीं है, सो आप ये अगेन सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसको यूज़ करके हम यहाँ पे 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे नीट के एग्जाम के लिए, तो स्पेशली इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो हम ये कह रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सो से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से उसको A कह लेते हैं हम। A अपनी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, रैंडम हमने वो क्वांटिटी ले ली, एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से 5 उसके डायमेंशन ले लेते हैं या यूनिट ले लेते हैं उसकी किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। ऐसी कोई क्वांटिटी फिजिक्स में होती नहीं है, बट रैंडमली वी हैव क्रिएटेड समथिंग। ठीक है, ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होएगा, सेम ऑपरेशन आपका यूनिट्स के साथ और डायमेंशन के साथ भी होएगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमने एक और क्वांटिटी डिफाइन की B विच इज़ लेट्स से इक्वल टू A स्क्वायर। सो अब ये B की वैल्यू A स्क्वायर के बराबर है। व्हाट दैट मीन्स इज इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर जो कि 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर। राइट, तो ये आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किया है वही यूनिट के साथ होएगा। अगर मान लो कोई एक और क्वांटिटी C है विच इज़ डिफाइंड एज 1/A, सो इसका मतलब है A जो है आपकी 1/A हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1/5 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। हमने इस पूरे के ऊपर -1 की पावर लगा दी। सो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हुआ है सेम ऑपरेशन आपका यूनिट के साथ होएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से D इज इक्वल टू √A। सो D की वैल्यू हो जाएगी √5 और मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम टू द पावर हाफ मास टू द पावर m टू द पावर हाफ मीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टू द पावर 1 हो जाएगा ये। राइट, सो इसके ऊपर आपने √5 किया है तो सेम kg मीटर और सेकेंड स्क्वायर के साथ भी आप 1/2 कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी डू डायमेंशनल एनालिसिस। ये वन ऑफ द पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना डायमेंशनल एनालिसिस का, विच सेज कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन आपकी सेम हो। सो व्हाट दैट मीन्स इज हाउ, अगर हम कह रहे हैं लेट्स से C इज इक्वल टू A प्लस B, ये दो क्वांटिटीज़ A प्लस B ऐड करके आप C बना रहे हैं। सो उस केस में दोनों की जो क्वांटिटी है आपकी A और B, उनकी यूनिट्स और या फिर डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे, सो दे हैव टू बी सेम, वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर इनके डायमेंशन सेम नहीं है तो फिजिक्स में हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम 5 मीटर को 4 किलोग्राम में ऐड नहीं कर सकते, दोनों की यूनिट सेम होनी ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने में, वो है कि हम कहते हैं डायमेंशनली LHS शुड बी इक्वल टू RHS। फिजिक्स में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, ना है ना होगी
जो डायमेंशनली आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन जिसके सेम ना हो, दे हैव टू बी सेम। तो हर आपकी फिजिक्स में जो भी इक्वेशन बनेगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आएंगी, उनकी डायमेंशनल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम होनी होगी। राइट, सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको ध्यान रखना, सवाल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। Now, after talking about dimensional analysis and after talking about units और dimensions क्या होती है, उनका brief introduction के बाद, now let's do one thing। एक काम करते हैं, जितनी फिजिक्स में अपनी क्वांटिटीज 11th और 12th में आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए, उनके यूनिट क्या है, उनके डायमेंशंस क्या है। सो वो मैं आपके नोट्स के लिए यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज़ वन स्क्रीन जहाँ पे हमने 11th की स्पेशली मैकेनिक्स की कुछ यूनिट्स और डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या लिखी हुई हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनको गौर से आप ध्यान दें और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। रेगुलर क्लास में तो मैं अपनी क्लास में ये सारी इक्वेशन अपने स्टूडेंट से डिराइव करवाता हूँ। शुरू में तो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम करने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये पता सबको होता है कि ऐसा होता है, बट करता कोई नहीं है और करता नहीं है, इस वजह से आपके नीट में नंबर चले आते हैं। जैसे 2019 में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो आपका कोएफिशिएंट होता है के, उसका आप डायमेंशन बता दें। 2020 में सवाल आया कि आप ये बता दें कि स्ट्रेस के डायमेंशन क्या होंगे। अगर वो डायमेंशन नहीं आते तो आप 4 नंबर जो कि बहुत आराम से आधे मिनट के अंदर अंदर आपको मिल सकते थे, वो छोड़ आते हैं, या उससे भी बुरा -1 कराते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। सो ये सारे यूनिट और डायमेंशन आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। मैं आपके नोट्स के लिए एक बार रीड आउट कर देता हूँ। सो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी आपकी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन इसकी हो जाएगी m0L1t⁻⁻1। सिमिलरली आपके फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें जो आपकी ये क्वांटिटीज है फोर्स और एनर्जी, इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, डायरेक्ट इसको सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो फोर्स की जो यूनिट है और आपकी एनर्जी की जो फोर्स की यूनिट जूल और फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये जूल, इनकी जो डायमेंशन होती है mLt-2 और mL2t-2, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में फोर्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स का अगर आप या एनर्जी का डायमेंशन डिराइव करने लगेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो इनको स्पेशली याद रखना है, याद आपको सारी होनी चाहिए वैसे। उसके बाद हम बात करेंगे पावर की। पावर होएगा आपका जूल पर सेकंड। सो इसी को अगर आप जूल को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, इसकी यूनिट आ जाएगी। देन वी हैव डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। ये सब आपको याद होने चाहिए, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आपको क्यों नहीं आते। इसी के बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अगेन ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर सम रीज़न नीट के एग्जाम में ऐसा है कि ये सेम सवाल आपसे 11 बार पूछा जा चुका है। यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने करीबन 45-48 साल के नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और उसमें 11 बार आपसे पूछा गया है जी की या तो यूनिट बता दो या इसके डायमेंशन बता दो। तो 11 बार जो सवाल पूछा जा चुका है आपसे नीट में, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए वो, और इसको डिराइव करना भी ऑफकोर्स आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि आपका फोर्स पर यूनिट किलोग्राम हो जाएगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आपकी ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस एनर्जी। नोटिस करना यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब की यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये सारे आपके, अगेन इसको प्रेशर नहीं कहेंगे हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका प्रेशर या पास्कल भी होता है। सो इन सब की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बट इट्स नॉट पास्कल। पास्कल प्रेशर के लिए ही यूज़ करते हैं हम। सो ये सब की यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और नोटिस करना उसका स्ट्रेन जो है और आपका पॉइजन रेशो जो है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा चुका है। स्ट्रेन और पॉइजन रेशो जो है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट स्क्रीन है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे बढ़ते हैं, थर्मल फिजिक्स देखते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं टेम्परेचर टी, उसकी यूनिट आपकी केल्विन है। केल्विन को हम अपना यूनिट और डायमेंशन डिफाइन करने के लिए, क्योंकि टी टेम्परेचर है, टी अगर आपका टी टाइम है, टी टेम्परेचर, कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे थीटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था 2019 में डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया गया था। तो अगर आपको ये पता हो, वॉट पर मीटर पर केल्विन आपका थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, 4 नंबर डायरेक्ट आपके वहाँ पे आ जाते। देन वी हैव लेटेंट हीट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और स्टीफन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये आपके वीन्स लॉ वाले कांस्टेंट आते हैं जो हम रियल गैस इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। राइट, ये डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब क्लास 12 के उस पर चलते हैं। सो क्लास 12 में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोटिस करना, ये आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस, ये आपसे एम्स के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि रेजिस्टेंस के यूनिट बताओ या उसके डायमेंशन बताओ। सो यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर या फिर ओम हो जाएगा, और ये आपके डायमेंशन है। अगर आपने ध्यान दिया हुआ है, नोटिस किया हुआ है, खुद डिराइव किया हुआ है, तो 4 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। देन वी हैव रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। सो ये आपके डायमेंशन है, डायपोल मोमेंट, पोटेंशियल, फ्लक्स वगैरह, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स के लिए रख लीजिए, बहुत काम आते हैं ये। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म वाली दुनिया में चलें तो हम बात करते हैं यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आपका सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन बी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। नोटिस करना है इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट और आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आपके इनके डायमेंशन आपको पता होंगे तो एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा यूजफुल होएगा आपके लिए। चलो अब इस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो आपके नीट के प्रीवियस ईयर में और एम्स में कुछ सवाल आए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारे एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद 2020 में जो आपसे सवाल पूछा गया, सवाल था कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होंगे। तो स्ट्रेस अभी हमने, अगर आपको इससे पहले जो हमने टेबल देखी थी वो अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, पर आपके नोट्स के लिए, इस वीडियो के पर्पज़ के लिए लेट मी ड्राइव। सो यहाँ पे जब हम कहते हैं स्ट्रेस, सो हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू आपका स्ट्रेस जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पॉइंट एरिया। सो स्ट्रेस को आप डिफाइन करते हैं फोर्स पॉइंट एरिया। नाउ फोर्स के जो डायमेंशन है वो आपके हो जाएंगे MLT-2। मैंने आपको पहले भी कहा था आपको फोर्स के डायमेंशन डायरेक्ट लिखने आने चाहिए, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हो जाएगा आपका L², यानी कि जो स्ट्रेस S है उसके डायमेंशन हो गए आपके M L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये आपके डायमेंशंस हो गए। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस ये करना आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में सवाल पूछा गया हमसे, सवाल है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होएगा। नाउ अगर तो आपको टेबल याद है आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, पर लेट अस से हम इसको डिराइव करना चाहें। सो थर्मल कंडक्टिविटी अगर हमें अपना हीट ट्रांसफ़र का चैप्टर अगर याद है तो वहाँ पे हम लिखते हैं dQ/dt इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाइड बाय DT/dL। सो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपका K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, A आपका एरिया है और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। सो इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं K विल बी इक्वल टू, सबको इधर ले आते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू dQ/dt मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका 1/A मल्टीप्लाइड बाय DL/dt। ना इसकी और dt जो है ये टाइम नहीं टेम्परेचर है, मल्टीप्लाइड बाय dt। राइट, ये टाइम है और ये आपका टेम्परेचर है। ना इसको अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे, सो k को अगर डायमेंशनली हम देखेंगे या फिर यूनिट वाइज देखेंगे, dQ/dt ये हो गया आपका हीट का ट्रांसफ़र है। सो हीट इसको आप ले सकते हैं, हीट आपकी हो जाएगी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को एक्चुअली हम वॉट लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया आ गया। सो एरिया की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, और DL आपका ये हो गया मीटर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है, उसको आप केल्विन लिख लें यहाँ पे। राइट, अगेन ये K केल्विन है, ध्यान रखना। राइट, तो इसको अगर हम लिखेंगे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर सेकेंड जो है वो अपना बन जाएगा वॉट, और यहाँ पे एक ये मीटर आपका कैंसल, मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल होके बन जाएगा आपका डिवाइडेड बाय मीटर, और ये डिवाइडेड बाय केल्विन हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर राइट आंसर। सो वॉट पर मीटर केल्विन वुड बी इसकी डिज़ायर्ड कंडक्टिविटी की यूनिट होगी आपकी ऐसा यूनिट में। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।
राइट, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और नीट में आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमने 3 चीज़ें बात की थी कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो सब पे होएगा, और कोई भी चीज़ ऐड हो रही हो तो आपके डायमेंशन सेम होने चाहिए, और अगर इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, उनके बेसिस पे ये सारे आपके सवाल सॉल्व होंगे। 2014 में हमसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन से फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। तो अभी जो हमने फंडामेंटल यूनिट ले रखी है उसके अलावा अगर मान लो ऐसा होता कि हमने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट माना होता, तो सवाल ये देन डायमेंशन ऑफ मास क्या होंगे, उसके मास के डायमेंशन हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में लिखना है। नाउ इस केस में हम चाहते हैं कि मास को हम लिखें, ये आपका जो मास है उसको हम लिखें इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेट्स से उसकी पावर a बना लेते हैं, v वेलोसिटी जो है उसकी पावर हम b कह लेते हैं, और टाइम t उसकी वैल्यू हम c कह लेते हैं। नो a, b और c आपकी पावर्स हैं जो आप इन यूनिट्स के साथ एसोसिएट करेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। सो डायमेंशनली अगर हम देखेंगे हमारा एनालिसिस ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपनी डायमेंशन हमेशा बराबर होगी। ना व्हाट दैट मीन्स इज लेफ्ट हैंड साइड की आपकी डायमेंशन हो गई m1 l0 t0 इज इक्वल टू, अब इसकी डायमेंशन अगर हम देखेंगे आपके राइट हैंड साइड की, सो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी ml t-2 टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय l की डायमेंशन हो गई, सॉरी वेलोसिटी की डायमेंशन होगी lt-1 lt टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ लिख लेते हैं इसको t टू द पावर c। राइट, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे अपने राइट हैंड साइड को, ये बन जाएगा m टू द पावर a, और l की पावर हो गई यहाँ पे आ जाएगी a प्लस यहाँ पे आ जाएगी l की पावर b प्लस से 0 है। राइट, मल्टीप्लाइड बाय t की पावर यहाँ पे हो गई -2a, यहाँ पे आ गई -b और ये आ गया +c। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की अगर डायमेंशन देखेंगे ये हो गया m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। नाउ लेफ्ट और राइट दोनों की डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम m की पावर कंपेयर करेंगे विच इम्प्लाइज a की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आ गई, बिकॉज लेफ्ट और राइट आपके डायमेंशनली बराबर होना चाहिए। नाउ अगर हम l की पावर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज l की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे a प्लस बी है, और क्योंकि a की वैल्यू आपकी 1 है विच इम्प्लाइज b की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम t की पावर अब देखेंगे यहाँ पे कि t की पावर को कैसे करें, सो हम यहाँ लिख सकते हैं -2a माइनस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0। ना a की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, b की वैल्यू आपकी यहाँ पे -1 है, उनको रख देते हैं। सो ये हो गया आपका -2, b की वैल्यू आपने -1 रखी, हो गया +1 प्लस c इक्वल टू 0। ना इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, उधर ले जाएंगे 0, उधर ले जाएंगे 0 से वो करेंगे तो 1 हो जाएगी, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। नाउ a आपका 1 है, b आपका -1 है, c आपका 1 है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे a, b और c की वैल्यू रख के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो a की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि f की पावर 1 जो चारों में है, b की वैल्यू -1 का मतलब या तो c या फिर d में से कोई एक, c की पावर 1 का मतलब ये है कि d वुड बी द राइट आंसर। सो f -1 एंड t ये अपनी डिज़ायर्ड मास की डायमेंशन हो जाएंगी इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में हमसे सवाल पूछा गया APMT के एग्जाम में, उस टाइम पे एग्जाम को APMT वो कहते थे। क्वेश्चन ये कि एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हमने मान लो एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम लिया होता, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। तो सरफेस टेंशन का हमें बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। नाउ अगेन डायमेंशनल एनालिसिस है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट साइड की बराबर होनी चाहिए। सो लेट्स से हम कह रहे हैं सरफेस टेंशन जो s है उसको हम कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर a, दूसरा वेलोसिटी v टू द पावर b और टाइम t टू द पावर c है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमें बराबर करनी है और a, b और c की वैल्यू निकाल के बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ना सरफेस टेंशन है उसको हमें पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस टेंशन का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस टेंशन उसको हम लिखेंगे फोर्स
पर यूनिट मीटर ये आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ये आपकी इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू आती है। सो यहाँ पे सरफेस टेंशन के डायमेंशन आप लिख सकते हैं फोर्स यानी कि MLT-2 मल्टीप्लाइड बाय L⁻⁻1। ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए। राइट हैंड साइड के डायमेंशन है, ये एनर्जी हमें पता होना चाहिए। सो ये हो गया ML²T-2। वेलोसिटी आप टू द पावर A, वेलोसिटी लिखेंगे LT-1 टू द पावर B मल्टीप्लाइड बाय इसको आप लिखेंगे टाइम टू द पावर C। ये आपकी डायमेंशंस हो गई। नाउ लेफ्ट और राइट की अगर डायमेंशंस को हम इक्वेट करें, सो लेफ्ट की डायमेंशन हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू M1 L0 T टू द पावर -2। दिस विल बी इक्वल टू M, यहाँ पे M की पावर हो जाएगी A मल्टीप्लाइड बाय L की पावर ये आ गया आपका 2A, यहाँ से आएगा प्लस B मल्टीप्लाइड बाय T की पावर आ गई यहाँ पे -2A -B प्लस C। ये आपके लेफ्ट और राइट डायमेंशनल वैल्यूज़ आ गए। ना इसको जब हम डायमेंशनल इक्वेट करेंगे, तो ये बात अपने को पता है लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस इक्वेट होएगी। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं इम्प्लाइज A विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज M की और M की जो डायमेंशन इक्वेट की तो M की वैल्यू तो अपनी बराबर होंगी, तो उस वजह से A की वैल्यू तो 1 आ गई। ना अब सेकंड वाले पार्ट को इक्वेट करें तो सेकंड वाले पार्ट में हम ये कह सकते हैं हम ये कहते हैं 2A प्लस B शुड बी इक्वल टू 0। नाउ A की वैल्यू अपनी 1 आ चुकी है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इम्प्लाई B विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा -2। ये आपकी B की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू हो गई। C के लिए अब आप इसको इक्वेट कर देंगे। सो C के लिए अब हम यहाँ पे करते हैं, सो ये कहेंगे -2A -B प्लस C शुड बी इक्वल टू -2। यहाँ पे बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, ये आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो A की वैल्यू आ चुकी है, सो इसको आप लिखेंगे -2, B की वैल्यू -2 है, ये हो जाएगी +2 प्लस C वुड बी इक्वल टू -2। ना -2 कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज C की वैल्यू होगी आपकी -2। नाउ A 1 है, B -2 है, C -2 है। बस यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन देख लेना है। तो E की पावर 1 यानी कि A B C में से कोई एक हो सकता है, B की पावर -2 यानी कि A और C में से कोई है, C की पावर -2 यानी कि आपका ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। कई बार ऐसे सवाल करने एग्ज़ाम हॉल में थोड़े से लंबे हो जाते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर आपको लंबे नहीं लगेंगे, और इसमें ना इंटीग्रेशन है, ना डिफ्रेंशिएशन है, ना किसी तरह का और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। बहुत सिंपल से ये सवाल आपके हो जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करके रखना। हाल नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में हमसे सवाल पूछा गया, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अपनी डेंसिटी CGS सिस्टम में दे रखी है। नाउ इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच हमें दिया हुआ यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर अपनी लेंथ होगी उसको हमने कोई L' नाम दे दिया। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपका कोई नई यूनिट हमने बना दी है। सवाल है इस नई यूनिट में डेंसिटी का वैल्यू का वो मेजरमेंट, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। ना यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे, हम उसको लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एक न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसकी यूनिट मल्टीप्लाइड बाय विल बी सेम एज न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इन अ डिफरेंट सिस्टम। तो अपने को ये आपकी डेंसिटी जो है उसको दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका एक यूनिट में है। तो ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। नए सिस्टम में इसकी वैल्यू हो जाएगी N2 मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी यूनिट होएगी। नाउ इस केस में यूनिट आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर है, क्योंकि उसको हमने चेंज कर दिया है। सो इस ग्राम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 ग्राम 100 G' डिवाइडेड बाय आपका सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने चेंज कर दिया है 10 C' का क्यूब। सो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, सो N2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100। सो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इससे डिवाइड हो गया, N2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बनेगा 1000 डिवाइड बाय 100 होकर 10 बचेगा, यानी कि N2 की जो वैल्यू है, जो नई यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी डेंसिटी की आएगी, दैट विल बी 40। हेंस ऑप्शन नंबर B 40 वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में हमसे सवाल पूछा गया,
कि डायमेंशंस ऑफ 1/ε0 E², वेर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होंगी? 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। ये बात अपने को पता होनी चाहिए अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर या फिर हमने ईएम वेव्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है। सो ये जो आपकी क्वांटिटी है जिसको आप कहते हैं 1/2ε0 E², ये एक्चुअली क्वांटिटी होती है जिसको आप कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ऑलराइट, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि इसकी जो आपकी क्वांटिटी है इसको ईडी कह लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, तो इसके अगर डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे एनर्जी, मैंने आपको पहले भी कहा था एनर्जी और फोर्स के डायमेंशंस आपको ध्यान होने चाहिए। इसके डायमेंशन हो जाएंगे ml² T-2 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर रहे हैं, सो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सो इसके डायमेंशन हो जाएंगे आपके L3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन हो गए ml⁻⁻1 T⁻⁻2, ये आपका डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी अ राइट आंसर, ये आपके एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस होंगे। इस केस में अगर आपको क्वांटिटी पता है तो ε0 की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स हमें डायमेंशनल के सवाल सॉल्व करने में एनीवे बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायमेंशंस ऑफ μ0ε टू द पावर -1/2 क्या होंगे? ना ये बात अपने को पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में, ईएम वेव्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। मैं इसको जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, एमईसी, तो तीनों चैप्टर में भी मैं एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको पता होना है कि हम यहाँ पे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट c दैट विल बी इक्वल टू √of μ0ε0। तो ये जब हमसे पूछा जा रहा है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, सो इसकी डायमेंशन इज नथिंग बट जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी। और स्पीड ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं उसकी डायमेंशन LT-1 होता है, ये आपकी किसी भी स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन नंबर बी वुड बी अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच 2 ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। तो हमें 5 चीज़ें दे रखी है, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड। हमें बताना है इनमें से कौन सी 2 हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। कॉम्बिनेशन दे रखा है BD, AD, CE या फिर AE। ना इस केस में अगर आपको डायमेंशन वाली टेबल ध्यान है, ये बात अपने को पता होगी कि एनर्जी डेंसिटी और नॉट एनर्जी डेंसिटी, हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, ये दोनों आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगी। तो इन दोनों का भी डायमेंशन आपका सेम होएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इस सवाल के बारे में है कि बी और सी आपके 4 ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप सवाल पूछा है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, आंसर आपका बी सी भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि नीट का एग्जाम है, यहाँ पे सिंगल करेक्ट आता है, तो बी और सी आपको दिया ही नहीं हुआ है। सो ये आप चूज कर नहीं सकते। अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा यंग मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। नाउ एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो पहली जो क्वांटिटी आपकी ए, उसे आपको लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हो गया आपका ml2 T-2 डिवाइडेड बाय L3, और इसके डायमेंशन जो है ये हो जाएंगे ml⁻⁻1 T⁻⁻2, ये आपके एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस आ गए। यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन देखेंगे, जो आपकी क्वांटिटी डी है वो यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन होते हैं आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपकी यूनिट होती है उसकी। न्यूटन होएगा आपका ml⁻2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि L2, यानी कि हो गया ml-1 T-2। नोटिस करेंगे तो इसके और इसके दोनों के डायमेंशन आपके सेम हो गए, हैंस एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस इनके सेम डायमेंशन है। तो AD वुड बी आ राइट आंसर। 4 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी AD वुड बी आ राइट आंसर। ना एक चीज़ आपको मार्क करते हुए ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने देखा AD, दिमाग में AD चलता है। लोग बहुत बार O मार्क करते हुए A या D मार्क कराते हैं और आपका सब कुछ सही करने के बाद भी आंसर गलत आ सकता है और -1 हो जाएगा। सो ध्यान रखना A और D ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका C एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होएगा, तो इसको ध्यान रखना। सो C, A एंड D वुड बी आर राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन से डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ, हमें बताना है मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, जो अपनी बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, तो आर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उनके टर्म में, और ये 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए ना। सेम सवाल आपसे एम्स का जब एग्ज़ाम होता था उसमें भी पूछा हुआ है, और ये सेम सवाल आपका मेंस में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपको पहले टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं आर विल बी इक्वल टू, और ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू वी बाय आई। तो एक तो आई डायरेक्ट आ गया, आई के टर्म में ही अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस के डायमेंशन बताने हैं ना। वी जो है, वी होता है वोल्ट। वोल्ट को अगर आप देखोगे तो वोल्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि कोई पार्टिकल है, उसको आपने मान लो v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, तो उसकी जो एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी, राइट। क्यू वी आपकी उसकी एनर्जी हो जाएगी, कितनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की है अगर हमने क्यू चार्ज को यहाँ से भेजा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं v विल बी इक्वल टू आपकी एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। उसको अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये आपके v को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी E डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाइड बाय Q। ना इसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो ये टर्म जो है ये आपकी I बन जाएगी। चार्ज पर यूनिट टाइम आपका करंट होता है। सो आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई, या यूनिट की अगर बात करें तो ये हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल डायमेंशन रख देंगे, अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो इसकी डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर डायमेंशनली मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे t आ जाएगा। सो r की फाइनल डायमेंशन हो गई ml2 t माइनस 3 i माइनस 2, ये आपकी r की फाइनल डायमेंशन हो गई। बस यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 और i माइनस 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर फाइनल राइट आंसर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। और यूनिट डायमेंशन का चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक सवाल इसमें से पक्का आ रहा है। हाँ, चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट।